अपने काम में व्यस्त हो गए, जैसे खेलना है, वो अपना समय होता है 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद फिर वही मम्मी बोलती है कि नहीं फिर किताबें ले लो, फिर पढ़ाई करो, होमवर्क करो। ये सारी चीज़ें जो है वो हर किसी को गुजरना पड़ता है, और यही एक है टाइम है जिसमें हम अपने आप को एक डिसिप्लिन, एक इसमें मोल्ड हो जाते हैं। जो हमारे हमको पढ़ाने वाले जो गुरु हैं, हमको जो पेरेंट्स हैं, ये सब श्रद्धा से हमको ये सिखाते हैं कि लाइफ को कैसे लीड किया जाए। तो ये पास करते हुए, इसको गुजरते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कॉलेज, जैसे आपकी तरह मैं भी स्कूल ख़त्म किया अपना, और मैं स्कूल टॉपर था, फर्स्ट रैंक आया था। तो ये जस्ट थिंकिंग, मतलब सोचने की ये है कि मैं हमेशा सोचता था कि हर सब्जेक्ट को कैसे हम लोग उसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग कर सकेंगे फ्यूचर लाइफ में। तो आफ्टर दिस आई वेंट टू साइंस, आई टुक एडमिशन इन साइंस कॉलेज विच इज़ अ वेरी पॉपुलर इन माई नेटिव प्लेस। तो वहाँ से मैं सॉरी मेरा थोड़ा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स हैं आज। तो कॉलेज साइंस मैंने लिया। साइंस जिस ईयर में मैंने एडमिशन लिया था उसी ईयर्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लॉन्च किया था। तो इसलिए हमको पता नहीं था कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और हमारे लिए कोई गाइडेंस नहीं था, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी मालूम नहीं थे। तो हम सिर्फ अपने किताबों पे निर्भर करते थे कि जितना हो सकता है उतना हम सब्जेक्ट उसी को पढ़े। और ये स्पेशली जो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, जो 5 साल में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, वही सब्जेक्ट आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी सब्जेक्ट से मिलता है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि अगर NCERT बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसी किताबों को पढ़ के एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन सकता है। और उसी किताबों के बेसिस पे आप रिसर्च के बारे में भी आप कर सकते हैं। साइंस में आपको हर विषय में वो सब्जेक्ट पे ग्रास मिलता है। तो ये कारण होता है आपको फोकस करना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, स्पेशली द 8th, 9th, 10th और 11th एंड 12th, इस टाइम पे जो सब्जेक्ट आप फोकस होके पढ़ते हैं और उसी सब्जेक्ट के आधार पर आपका पूरा लाइफ, मतलब करियर चूज करने को एक ऑप्शन रहता है। तो मैंने साइंस लिया था, तो मेरा सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी और PCMB कॉम्बिनेशन। तो हमको ऐसा था कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, उसमें ऑटोमेटिकली अगर PCM में मैथमेटिक्स में हम लिए तो इंजीनियरिंग जा सकते थे, और बायोलॉजी में अच्छे नंबर आए तो मेडिकल ले सकते थे।
तो अभी क्या हो गया, वो सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है मेरे ख्याल से. देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम इन प्लेस नाउ. तो आई स्कोर्ड वेरी वेल इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो स्कोर्ड 93.2 मार्क्स. और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100%. तो 50% वो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा आई स्टूड 11th रैंक टू द स्टेट. सो बिकॉज ऑफ दैट आई कुड एबल टू गेट एडमिशन इन मेडिकल स्कूल. तो मेडिकल कॉलेज में जैसे मैं गया, क्योंकि मैं बेसिकली रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा था, अंग्रेजी में नहीं पढ़ा था मैं. तो गुजराती स्टूडेंट जैसे है वैसे मैं कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा था. तो पहले 6 महीने 1 साल मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं था. क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ का जो इंग्लिश का जो है वो एकदम इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है. जैसे बायोकेमिस्ट्री है, एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है, ये सब्जेक्ट है. इसमें बहुत कुछ आपको ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल फंक्शंस के बारे में सिखाया जाता है. तो उस दौरान मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि 1 साल तक मैं कैसे क्या करूं. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको छोड़ मत दीजिएगा. नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है. आप छोड़ देंगे उसको तो वो आप कभी उसको सीख नहीं पाएंगे. तो इसलिए क्या करना है, उसी सब्जेक्ट को उसी इसको अलग अलग तरीके से सीखना पड़ेगा. आजकल तो आपके पास फैसिलिटी है, इंटरनेट है. इंटरनेट में सबसे ज़्यादा आपके पास यूट्यूब वीडियोस मिलते हैं, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलता है. कोई भी सब्जेक्ट हो आप इजीली घर बैठे बैठे सीख सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग होता है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो WBCs क्या होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल काउंट्स दे इंक्रीज इन द इन्फेक्शन एरिया, दे गो देयर. कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया को ऐसे WBC खा जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. तो ये फैगोसाइटोसिस आप ना यूट्यूब में चेक करिए, आपको वीडियो देखने को मिलेगा. हमारे टाइम में ये सिर्फ किताबों में डायग्राम में दिखाया जाता था, लेकिन अभी आप वीडियो देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए उसको कैप्चर किया है उन्होंने कि बॉडी में कैसे कि बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस होता है. तो ये आपको एडवांटेज है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अगर डिफिकल्ट लगता है तो आपके टीचर्स हैं जो मदद करेंगे. और टीचर्स भी आपके हमेशा दे स्टैंड बाय यू. और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको वो सब्जेक्ट के आप चिर परिचित आपको करेंगे. तो फिर मेरा मेडिकल में 1 साल तक मैं बहुत डिफिकल्टी फेस किया. फिर बाद में वहाँ पे तो मेडिकल स्कूल में कैसा होता था कि कोई आपको समझाने वाला नहीं है, कि आपको खुद पढ़ाई करना पड़ता है. तो मैं लाइब्रेरी जाता था, रेफरेंस बुक्स, जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज इंप्रूव होगा. बुक्स बुक्स बुक्स, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, ये है सक्सेस मंत्र. अगर आप फेसबुक व्हाट्सअप करेंगे तो उसी में आप एक्सपर्ट बनेंगे. और उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन होता है उसमें 70 to 80% सब मैनिपुलेटेड रहता है. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन पे निर्भर ना रहे, बुक्स पढ़े. बुक्स से ज़्यादा आपको आपका ज्ञान इंप्रूवमेंट होता है. तो इसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस के वे पर आप जा सकते हैं. तो ये एक पॉइंट हो गया. और जैसे मैंने MBBS कंप्लीट किया, मेरा घर का माहौल ऐसा था कि हमारे घर में सारे सिविल सर्विस में थे. मेरे फादर 1971 IPS ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर घर में पिताजी. और मेरे भाई IAS ऑफिसर 93 बैच के. फिर सब लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम लोग एक बार कोशिश करो, शायद तुम भी क्लियर कर पाओगे. तो मैंने क्या किया, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया और दूसरी अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर दिया. तो क्लियर करते ही मुझे क्या हुआ, एक्चुअली आई कुड नॉट गेट इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बट आई गॉट इन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस.
तो घर में सबने सुझाव दिया कि कंटिन्यू गो एंड कंटिन्यू एंड एटलीस्ट टेक सम एक्सपीरियंस एज अ सिविल सर्विसेज टू वर्क इन अ कम्युनिटी लेवल और एट अ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एट अ लार्ज स्केल। तो उसी दौरान मेरा एक MBA कंपलसरी MBA था, जो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन in finance. So that was a compulsory subject for Indian Accounts and Audit Service, and we have to do it from the Regional Institute of Management. तो UPSC जो क्लियर करते हैं उनके लिए 3 तरह का ट्रेनिंग होता है। जो बेसिक ऑफिसर्स ट्रेनिंग होता है, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग और हायर टेक्निकल ट्रेनिंग। सो दैट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ IAS। जो अकाउंट्स एंड ऑडिट में रहते हैं, डिफेंस अकाउंट्स में, एक्साइज कस्टम्स में वगैरह रहते हैं, ग्रुप बी सर्विसेज में रहते हैं, देन दे हैव टू टेक अप दी alternate, like just they have to do compulsorily MBA in finance and marketing, फिर बाद में डिप्लोमा इन ऑडिट। ये सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप वहाँ पे कंपलसरी थे तो करना पड़ा, तो मैंने किया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। उसके बाद देन आई वाज पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एज असिस्टेंट डायरेक्टर, देन इवेंचुअली प्रमोटेड एज डिप्टी डायरेक्टर। एक 5-6-7 ईयर्स मैंने काम किया, तो मुझे लगने लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स। सो व्हाट आई डिड, आई लेफ्ट द जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब था मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया उसको और मैं आई केम बैक टू माई मेडिकल फील्ड एंड आई लर्नड अबाउट द रिसर्च, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसमें क्या है, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। कि एक पर्सन का काम नहीं है कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किया और वो मार्केट में आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कॉन्सेप्ट आजकल यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, सब लोग बोलते हैं मैंने 270 पेजेस पब्लिश किया, मैंने 300 पेपर पब्लिश किया। कहाँ पे पब्लिश किया? एक जर्नल में पब्लिश किया और लाइब्रेरी में रख दिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये डिफरेंस है हमारे इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, कोई भी रिसर्च कॉन्सेप्ट है, अगर वो वायबल है, उसको मार्केट ले आने के लिए वो लोग स्ट्रगल करते हैं। अभी हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है, कल मैं आपको, आप में से कोई भी नैनो पार्टिकल के बारे में या इनहेलर्स, अभी कीमोथेरेपी इनहेलेशन मॉडल पे आ रहे हैं। अभी हम लोग टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट के बदले में अभी इनहेलेशंस आएंगे, जैसे स्प्रे मार लिया तो वो कीमोथेरेपी का डोज आपको मिल जाएगा। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स आए हैं, इंफ्रा स्कैन्स, जैसे MRI मशीन इतना बड़ा है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और वहाँ पे MRI करना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंफ्रा स्कैन, हैंड हेल्ड MRI मशीन, आप ऐसे सर पे ऐसे घुमा दो, आपका रिपोर्ट आ जाएगा। सो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा। सो देयर आर एवरी फील्ड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च हैपनिंग। रिसर्च क्यों होता है कि आप सोचने लगते हो कि हम कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए हम क्या वापस दे सकते हैं। रिसर्च एजुकेशन फील्ड में भी हो रहा है, मेथोडिकल लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिक्वेट्स, ये तो हम कभी स्कूल में सुने भी नहीं थे और आजकल एटिक्वेट्स के बारे में भी पढ़ा जाता है। फिर ऑडियो विजुअल लर्निंग होता है। सो बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारे यहाँ आया है, तो हम लोग स्कूल मैनेजमेंट है उसको अडॉप्ट करके ऑटोमेटिकली दे आर मेकिंग इट मोर फन लर्निंग। सो ये हो गया। तो फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग आई गॉट इनटू अ कंपनी कॉल्ड मैक्स इंडिया। मैक्स इंडिया में मैं ग्लोबल डायरेक्टर था एक CA पैंक्रियास स्टडी के लिए। तो मैंने जाना कि पैंक्रियास में क्या होता है, एक केमिकल होता है HCA, हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो ये कंसिस्टेंटली आप टोपिया को कंजम्पशन करने से ये केमिकल रिलीज होके आपको कैंसर डेवलप होता है, वो भी पैंक्रियास का, पर्टिकुलर पैंक्रियास का। तो जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट जाना तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि एक कॉन्सेप्ट आने लगा कि क्यों ना हम कैंसर सेल को लेके और कैंसर को ट्रीट किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने एक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट है, मायामी में रहते हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला ये बहुत बढ़िया है, इसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देन वी डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज कैंसर में क्या होता है, एनिमल एक्सपेरिमेंट नहीं होता,
क्योंकि कैंसर एनिमल में नहीं होता, तो हम डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर ही डायरेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो रेगुलेटरी है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग है, मेडिकल मॉनिटरिंग, सेफ्टी, एफिकेसी एनालिसिस, बायो अवेलेबिलिटी, इक्विवेलेंस, यू कैन सी सो मेनी सब्जेक्ट्स, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये सारे जब जुड़ते हैं तभी एक रिसर्च आपको दवाइयाँ बाहर मिलती है, एक मेडिकल शॉप में मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना रिसर्च हुआ है पास्ट में, जितना मेडिसिन आप आज आपको वहाँ मिल रहा है, और फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा मेडिसिन आपको, एडवांस्ड मेडिसिन आपको मिलेगा। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। और इसके लिए डॉक्टर ही होना ज़रूरी नहीं है, बहुत ही अलग सब्जेक्ट्स भी है, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इससे भी आप, बायोस्टैटिस्टिशियन का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिसर्च में। तो बीएससी बायोस्टैट कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हैं। आप ऑब्सेस्ड मत होइए कि हमको सिर्फ एमबीबीएस करना है, एमडी करना है और एक दुकान खोल के बैठना है, तो आपका वहीं करियर एंड हो जाता है, आप सेटल हो जाते हो, आपका दिमाग से हट जाता है, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना है। जैसे आप सोच रहे हो आज का दिन खत्म हो गया, आज का दिन हुआ, ये साल खत्म हो गया, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप ज़्यादा पढ़ाई करते, अपने आप को फीड करते रहेंगे, उतना आप मेंटली हेल्दी रहेंगे, और इससे ज़्यादा आप शायद ज़्यादा बोर हो जाएंगे। और तो दिस इज़ व्हाट इज़ माय जर्नी इज़ ऑल अबाउट, एंड आई कुड एबल टू गेट एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी and did completed my clinical pharmacology diploma। तो वहाँ पे कैसा था, ऑक्सफोर्ड में बहुत ही डिफरेंट है लर्निंग स्ट्रैटेजी, लर्निंग मॉडल्स, क्योंकि वहाँ पे दे फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग्स। जैसा कि हमारे यहाँ स्पून फीडिंग ज़्यादा होता है, वहाँ पे नहीं होता। आपको सबसे ज़्यादा निर्भर करना पड़ता है लाइब्रेरी पे, किताबों पे, और प्रैक्टिकल पे, कॉन्वर्सेशंस पे, प्रेजेंटेशंस पे। ऑक्सफोर्ड में क्या होता है, टीचर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप टीचर्स को बताएंगे कि आप क्या पढ़ के आए हो, ये डिफरेंस होता है। तो जितना आप सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में आप जितना प्रेजेंटेशन वो आप मास्टर्स को या गुरुजी को आप बताएंगे कि मैंने आज ये पढ़ के आया, एक कॉन्सेप्ट है देखिए, तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो बैठ के सुनेंगे और आपको मार्क्स देंगे, ऐसे आप लोग पास होंगे। तो ये होता है वहाँ का टीचिंग मॉडल। हमारे यहाँ अलग होता है, हम टीचर्स पढ़ के आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आप सुनते हैं और भूल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसको आप ट्रेंड थोड़ा आगे आगे चलते हुए हमको इस ट्रेंड को बदलना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करिए। कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगे तो हमेशा उसी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा फोकस करिए। बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब में, हर चीज़ में आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो, आपको कंटेंट मिलता है, वो पढ़ के आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट पे भी आप अपना कमांड हासिल कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर ओनली। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड डोंट फील इन्फीरियर। गुजराती मीडियम है, हम इन्फीरियर नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हैं जो PUC 12th स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये एक एजुकेशन फिल्टर होता है। यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, वहाँ पे गुजराती हो, कन्नड़ा हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु, कोई भी हो, ये 12वीं में जो फिल्टर है वो जो क्रॉस करेगा वो जिंदगी में रेस में आगे बढ़ेगा, और वो फिल्टर में जो फंस जाएगा वो वहीं पे रहेगा और उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगेगा बाद में। इसलिए आप जिद ये है, एडामेंट होना चाहिए कि आपका अपना करियर आप खुद बना सकते हैं। आपको मुझे ये करना है, मुझे यही बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट आप उसको इंफीरियर मत समझिए। अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आर्ट्स करिए, ड्रामा में इंटरेस्ट है, ड्रामा करिए, उसमें भी बहुत है। आजकल हॉलीवुड डायरेक्शन ट्रेनिंग कोर्स भी आए हैं, जो हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट 30 to 40 स्टूडेंट्स दे पास आउट फ्रॉम हॉलीवुड डायरेक्शन, सिनेमा डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी।
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करियर. यू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स. कि भारत में इकोनॉमिक्स की बहुत कमी है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है. हर आगे फ्यूचर में क्या होता है, अभी देखो नए सब्जेक्ट्स आए हैं, साइबर सिक्योरिटी. हर्ड अबाउट इट स्टूडेंट्स? साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने करियर में ऐड कर सकते हैं. मैकेट्रॉनिक्स है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, जो कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करता है. कमांड प्रॉम्प्ट्स, जैसे एयरप्लेन बना रहे हैं, एयरप्लेन में आपको वॉइस कमांड से आपको एयरप्लेन चलेगा फ्यूचर में, तो इसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम. तो दीज आर द थिंग्स. न्यू रोबोटिक साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो इसलिए हर कोई है, जो भी टीचर्स भी है, मैं टीचर को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में पढ़िए, टूल्स के बारे में जानिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको इस जॉब पे रहना है, जॉब रिटेंशन करना है, तो एआई टूल्स जानना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को भी ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. इसमें रोबोटिक साइंस होता है और आर्किटेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप कर सकते हैं. तो फ्यूचर में क्या है, कोई भी बिजनेस भी आप करना है, बिजनेस भी कोई ये गलत नहीं है. बिजनेस करके आप एक हॉस्पिटल खोलेंगे, आप मेरे जैसे 10 डॉक्टर को एम्प्लॉय करेंगे. बिजनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट. तो बिजनेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस करना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस. बिजनेस तो हर कोई कर लेगा, लेकिन स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए आपको 7 फंडामेंटल बिजनेस मॉड्यूल्स लर्न करना होगा. तो ये लर्निंग ऑप्शन जो आपके पास जो है ये अभी अवेलेबल है. तो इस चीज़ को आप इसका मदद लेके आप इसका फ़ायदा उठाइए. तो यही समय है आपका. लड़कियों को स्पेशली बोल रहा हूँ, ड्रॉप आउट मत होइए, शादी मत करिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. जल्द से जल्द शादी करके सेटल होना कोई ये नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शादी का एक समय होता है, उसी समय पे करिए. जितना ज़्यादा हो सकता है लड़कों को दूर रखिए और अपना करियर पे फोकस करिए. और शादी जल्दी मत करिए. 30+ तो शादी का टाइम होता है, क्योंकि आप ही है हमारा इंडिया बना सकते हैं. द वुमन, वन वुमन, लर्नेड वुमन चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड इज लाइक एन इंस्टीट्यूट. She can teach n number of people in her life.